बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, माशाल्लाह से रमज़ान का आखिरी अशरा भी अब अपने इख्तिताम पर है। पता ही नहीं चला कि किस तरह से रमज़ान शुरू हुआ और अब ख़त्म भी होने वाला है। अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमत रही, माशाल्लाह से बारिशों का सिलसिला भी रहा और गर्मी की शिद्दत भी इस कदर ज़्यादा नहीं थी कि रमज़ान हमें मुश्किल लगता। और साथ साथ हम भी आपको गाइड करते रहे कि किस तरह से जो दिल के मरीज़ हैं या जिनको शुगर है वो अपनी दवाइयों को एडजस्ट कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाकर मशवरा उनसे ले सकते हैं और अपनी सेहत का रमज़ान में स्पेशली ख्याल रख सकते हैं। हमने आपको इसके साथ साथ खाने के हवाले से भी बताया कि कौन सा खाना आपको खाना चाहिए, कौन से खाने खाकर सहर और इफ्तार में आप एक हेल्दी रमज़ान गुजार सकते हैं और साथ साथ वेट लॉस भी कर सकते हैं। और ये डिस्कशन अब अपने एंड पर है क्योंकि ये हमारे रमज़ान सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम है, तो जो पॉइंट्स रह गए हैं थोड़ी सी उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ईद के हवाले से भी आपको बताएंगे कि ईद के बाद आपका रूटीन क्या होना चाहिए। इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। माशाल्लाह से इनकी खिदमात के नतीजे में इनको हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। AFIC को कमांड कर चुके हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं और आजकल मेडिके कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद को लीड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी सर। जिस तरह कि मैंने कहा कि अब ये रमज़ान सीरीज़ का हमारा आखिरी प्रोग्राम है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप ये बता दें कि जिस तरह के कहते हैं कि दिल के मरीज़ जो होते हैं उनमें 3Ds बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक उनकी डाइट है, दूसरी उनकी ड्रिल है यानी कि एक्सरसाइज, उन्हें वॉक करनी चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए, और तीसरा डी जो है वो उनकी ड्रग्स हैं यानी कि उनकी जो मेडिसिन्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो अब माशाल्लाह से ईद आने वाली है, तो आप दिल के मरीज़ों को और जो शुगर के मरीज़ हैं उनको दवाइयों के हवाले से क्या कहेंगे? जी, दवाइयों के हवाले से तो आई थिंक दवाइयाँ तो उसी तरह उन्होंने जारी रखनी है, सिवाय उनके जिनकी दोपहर की भी डोज होती है वो दोपहर वाली डोज अभी ले सकेंगे। ये देखिए एक ट्रांजिशन वाला ये फेज़ होता है कि आप रमज़ान में हैं, रोज़े रख रहे हैं, फास्टिंग है और बॉडी डिफरेंट मोड में चली जाती है, मेटाबॉलिज्म टोटली डिफरेंट चला जाता है। अपने आप को बॉडी एडजस्ट करती है कि आप दोपहर को पूरे दिन में कुछ नहीं खा रहे, सुबह खा रहे, शाम को खा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म उसी हिसाब से ठीक होता है। और वो वाली जो चीज़ है आपकी वेट लॉस वाली, फैट स्टोरेज वाली, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आपको पता है कि अगर आप खा नहीं रहे तो आपकी जो फ़ैट पूरे जिस्म में इकट्ठी हुई है, जो कि विस्रल फ़ैट होती है, लिवर में फ़ैट होती है, वो मोबिलाइज़ हो जाती है रमज़ान में और आपकी फ़ैट स्टोरेज जो है वो यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं और आपका वज़न उसकी वजह से कम होता है। अब वो जो और वो इंसुलिन जो लेवल्स हैं वो आपके ड्रॉप कर जाते हैं। हाइपर इंसुलिनीमिया जो है, जिसमें से इंसुलिन लेवल्स बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं आपके लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। उसमें इस फास्टिंग में वो इंसुलिन लेवल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते हैं, जो आपके शुगर के कंट्रोल में, मेटाबॉलिज्म में और बाकी जो बीमारियाँ उसमें काफ़ी हद तक मदद करती हैं। अब वो जब दोबारा खाना शुरू करते हैं तो इंसुलिन लेवल अगेन, आप जितना खाते हैं इंसुलिन लेवल ऊपर चला जाता है और फिर वो नीचे आ जाता है, वो फ्लक्चुएट ऊपर नीचे करता रहता है। तो ये अभी मोड आएगा, एक तो मोड आएगा कि एक तो रमज़ान ख़त्म हुआ और आपने ईद वाले दिन बड़ी एहतियात करनी है कि एकदम जब आपको मौका मिले तो जिस्म सेट हुआ है, मैदा सेट हुआ है थोड़ा खाने के लिए, दिन को नहीं खाने के लिए, तो आप उस पर कम बोझ डालें और ग्रेजुअली आप अपनी रूटीन पे आहिस्ता आहिस्ता आप आते जाएँ ताकि कहीं जाके आपको पेट का कोई मसला ना हो। कई दफ़ा फुलनेस वाला मसला है, कई दफ़ा मथली वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, कई दफ़ा डायरिया हो जाता है जब ओवर ईटिंग हो जाती है, उसको आप परहेज़ करें। लेकिन दवाइयाँ जो आपकी हैं वो दवाइयाँ आपने उसी हिसाब से बाकायदगी से लेनी है। अब जो स्पेशली जो शुगर वाले मरीज़ हैं उनके लिए ये होगा कि पहले तो दोपहर को नहीं खा रहे थे और फास्टिंग थी, उसमें उनको अपनी दवाई ज़्यादा थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी। नॉर्मली तो हम रमज़ान में कहते हैं कि सुबह की डोज़ कम हो सहरी के वक्त और शाम वाली डोज ज़्यादा हो ताकि वो कवर करे, क्योंकि दिन इतना लंबा होता था कि उसमें डर होता था कि शुगर कहीं लेवल ड्रॉप ना हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, जो कि ख़तरनाक चीज़ है। आप बेहोश हो सकते हैं, पसीना आ सकता है, दिल की धड़कन तेज होती है और कई दफ़ा आप होश में नहीं रहते। तो वो वाले अवॉइड करने के लिए सुबह की डोज जो है कम करनी होती है। लेकिन जो बाय एंड लॉज जो एहतियात है खाने की, जैसे हम बताते हैं चिकनाई कम इस्तेमाल करें, सब्ज़ी फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जो गोश्त है उसका इस्तेमाल हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ना हो,
तली चीज़ें कम से कम होनी चाहिए, ये उसको ऐसे ही रखना चाहिए। ठीक सर, हमने ईद के हवाले से तो गुफ्तगू कर ली माशाल्लाह से, लेकिन थोड़े से कुछ रमज़ान के सवाल थे तो वो भी हम ले लेते हैं। सोशल मीडिया पर हमारे बड़े सवाल आते रहते हैं। तो किसी ने पूछा कि रमज़ान में अगर कमज़ोरी का एहसास हो रहा हो, स्पेशली बूढ़े वालदैन को, कि वो माशाल्लाह से खा पी रहे होते हैं लेकिन फिर भी कमज़ोरी का बाज़-औक़ात एहसास होता है, तो ऐसे में क्या उनको एनर्जाइल दिया जा सकता है? और डायबिटिक पेशेंट्स क्या एनर्जाइल इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या इससे भी शुगर ऊपर जाने का ख़तरा होता है? तो फिर अगर वो ये नहीं इस्तेमाल कर सकते तो वो क्या इस्तेमाल करें? देखिए, नॉर्मली तो आप जो है ना फ्रूट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल होना चाहिए, अंडे का इस्तेमाल होना चाहिए, गोश्त हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करें, और साथ साथ सूप या यखनी जो है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे एनर्जी आती है। अब देखिए, जो डाइट अगर आपकी बैलेंस है, सुबह अगर दूध है, दही है और अंडा आप लेते हैं या सब्ज़ी वगैरह लेते हैं और उसमें चिकनाई कम होनी चाहिए, और शाम को उसी हिसाब से खुराक ठीक होनी चाहिए, तो वो बैलेंस डाइट हो जाती है। और फ्रूट का और जो सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। फ्रूट जो है वो आपकी शुगर लेवल को ज़रा मेंटेन करती है। बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं वो 80+ जो है, ज़्यादा बहुत बुजुर्ग हैं जो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से खा नहीं सकते या उन्हें भूख नहीं लगती, उनको ये चीज़ें जो है सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी किसी को सप्लीमेंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। आपकी जो खुराक है उस खुराक में सारी चीज़ें मौजूद है, उसमें शुगर भी है, प्रोटीन भी हैं, फैट भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, हर एक चीज़ उसमें शामिल है। तो वो उसमें बुजुर्ग उसमें होता है कि कई दफ़ा उन्हें शुगर लेवल ड्रॉप हो जाती है, उन्हें कमज़ोरी महसूस होती है। तो अगर आपकी डाइट सुबह की शाम की हो तो वो ठीक होती है, और साथ साथ कोई ना कोई विटामिन्स जो है वो ले सकते हैं। समझते हैं उस हिसाब से प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रहे, उनकी विटामिन्स जो है उनकी खुराक में उस हिसाब से नहीं जा रहे, तो फिर वो विटामिन का सप्लीमेंट के टैबलेट कैप्सूल ले सकते हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, नाम बताइएगा और सवाल पूछिएगा। गुलाम मुस्तफा जी। जी, ये तरलोल से बात करें। डॉक्टर साहब सवाल पूछे ना, पहली बात उनकी जो है ना गले में थायराइड है। अच्छा, ठीक है। तो पहले उनका मैं CMS में इलाज कराया, उसको दवाई वगैरह दे रही थी, एंड्राल गोली ले रही है। अच्छा, उसके साथ अब दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, सब बहुत सब दर्द है और जिसम पूरा कामता है। अच्छा, ठीक है। उसके साथ आपको ये हो रहा है? उससे तो ठीक होना चाहिए। नहीं, ठीक हो रहे थे। इनकमरोजोल पहले वो खा रहे थे, वो अभी बंद कर दिए ना। अच्छा, ठीक है। उम्र क्या है आपकी? और थायराइड लेवल्स आपने चेक करवाए हैं? वो कहीं डिरेंज तो नहीं आ रहे? ठीक हो गए थे, बिल्कुल बहुत हल्के हो गए थे। मैंने CMS में उनका स्कैन करवाया था। ठीक है। कब वो तो ठीक हो गए थे। अच्छा, ठीक है। कब चेक करवाए थे आपने? ये तकरीबन 6-7 माह पहले। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। अच्छा, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है जी। दिल की धड़कन तेज होती है लेकिन कोई दर्द वगैरह तो नहीं आता दिल में? दर्द वगैरह तो आज तो हल्का नहीं होता है, दर्द सिर्फ दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज रहती है। अच्छा, कभी ठीक है। वजन ज्यादा है या कम है आपका? वजन कभी कम होता है, कभी ज्यादा। अच्छा, ठीक है। सर, कोई सवाल पूछना चाहेंगे या बस जी जवाब जी दें? बस। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, आई थिंक वो आपने बात किया कि वो थायराइड गाइटर है और हाइपरथायराइडिज्म है, और उसमें नियोमरकाजोल ये इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ इंड्रॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होती है। दिल की धड़कन तेज़, और जब आपका वज़न कम होता है या जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका थायराइड जो है वो बहुत ही हाइपर एक्टिव है और कंट्रोल नहीं है। तो वो जो डॉक्टर साहब है जो इनके थायराइड का इलाज कर रहे हैं, नॉर्मली तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होता है जो इस तरह के डिजीज़ हैं उनके लिए जो इनको मैनेज करते हैं। और ये जो टेस्ट हैं थायराइड के, हर 3 महीने के बाद जरूर करवा लेने इनको चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम और हो उसमें क्या देखना है कि TSH नीचे तो नहीं है, बाकी जो लेवल हैं T4 और T3 वो ऊपर तो नहीं है। और नियोमरकाजोल फिर उसी हिसाब से डोज एडजस्ट की जाती है। कभी एक दफ़ा एक टैबलेट 3 दफ़ा देते हैं, कभी 2 टैबलेट जो है 5 मिलीग्राम की वो 3 दफ़ा देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका थायराइड कितना कंट्रोल है। और फिर डॉक्टर साहब आपको बाकी जो उसका तरीका इलाज और भी हैं, रेडियो आयोडीन थेरेपी है या फिर सर्जरी है, जब कंट्रोल हो जाए तो सर्जरी कर देते हैं। इन्हें चाहिए कि अगर ये बार बार ये इनका ऐसा मसला हो रहा है तो डॉक्टर साहब से मशवरा करें।
दवाई के अलावा कोई और इलाज जो है इनका, जो न्यूक्लियर इलाज या रेडियो आयोडीन थेरेपी है वो हो सकती है या सर्जरी हो सकती है, वो ज़रूरी है। लेकिन इन्हें अभी टेस्ट करवाना चाहिए, उन्हें अपनी न्यू मरकज़ोल की डोज जो है उसे एडजस्ट करवाना है। और इंड्रॉल, अगर दिल की धड़कन तेज़ है तो इनका एको वगैरह हो जाना चाहिए और इंड्रॉल की डोज बढ़ानी चाहिए अगर दिल की धड़कन, क्योंकि जहाँ पे हाइपर एक्टिव थायराइड होता है वहीं पे आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है, हाथ कांपते हैं, पसीना ज़्यादा आता है और दिल की धड़कन बहुत तेज़, नब्ज़ बहुत तेज़ होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ ज़रूरी। बिल्कुल, जिस तरह कि इन्होंने कहा कि एनरोल लेने के बावजूद भी इनकी दिल की धड़कन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इनका थायराइड कंट्रोल नहीं है। 7 महीने बहुत लंबा अरसा है, तो इनके टेस्ट हो जाने चाहिए, उसी लिहाज से डॉक्टर इनकी दवाई एडजस्ट कर देगा। अगर फिर भी इनको मसला आ रहा हो तो एनरोल भी खुद से इन्होंने दवाई एडजस्ट नहीं करनी है, डॉक्टर ही इनको करके देगा, तो इनको दिखा लेना चाहिए। ठीक है सर, रमज़ान में बहुत सारी तली हुई चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो एक सवाल ये भी था कि कौन सा ऑयल बेहतर है फ्राइंग के लिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऑलिव ऑयल इज़ हार्ट हेल्दी ऑयल, लेकिन अगर आप इसमें भी फ्राइंग शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें इसमें बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर इसकी एफिकेसी भी ख़राब हो जाती है। देखिए इसमें जितने भी देखें वेजिटेबल ऑयल्स जितने भी हैं, नबाताती ऑयल जितने भी हैं, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है और लेकिन थोड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू घी जो बाकी है, वनस्पति घी वगैरह, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, इसमें तेल में कम होता है। लेकिन अगर तेल की भी मकदार ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और फ्राई करेंगे और बार बार फ्राई करेंगे और उसको जब एक दफ़ा फ्राई करके दोबारा जब उसे रीहीट करेंगे तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है, वो नुकसानदेह होता है। तो एक दफ़ा बस कुकिंग होनी चाहिए और मिकदार भी उसकी थोड़ी होनी चाहिए। जैसे हम पिछले प्रोग्राम में बताते रहे हैं कि हमेशा कोशिश करें कि आपके खाने में चिकनाई या तरी नज़र नहीं आनी चाहिए, वो इतना थोड़ा हो कि तरी नज़र नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। और सर इसी तरह से है कि अगर आप वो ऑयल बार बार रीहीट कर रहे हैं तो आप खुद ही प्रॉब्लम्स को दावत दे रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह कि आपने कहा कि उसमें केमिकल चेंजेस आ जाती हैं और बजाय इसके कि वो बेहतर हो वो और नुकसानदेह हो जाता है। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइएगा, सवाल पूछिएगा। आलमगीर बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर बलूचिस्तान से। जी जी। अच्छा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अच्छा, कितना रहता है? तो मैं समझ 120 90 तक रहता है और 7 साल हुए, मेरे 30 साल हुए, 7 साल से MS-10 5 ऐसी गोली भी डेली खाता हूँ। अच्छा, ठीक है। जी जी। गोली खा रहे हैं और 120/90 रहता है, ठीक है। इसके साथ कोई और मसाइल तो नहीं आ रहे, कोई दिल में दर्द, कोई धड़कन तेज इस तरह से महसूस हो रही हो? मैंने थोड़ा बहुत जो धड़कन तेज रहती थी, फिर मैंने वक्तन गोली खाई थी। अभी डॉक्टर ने कहा कि उम्र भर आपको ये गोली खानी है ब्लड प्रेशर की। अच्छा, ठीक है। सर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? तंबाकू नोशी तो नहीं करते? खानदान में किसी को दिल का मसला? अम्मी को ब्लड प्रेशर हाई है, अबू को भी ब्लड प्रेशर हाई, शुगर दोनों को। ठीक है, ठीक है। खाने में एहतियात वगैरह करते हैं, वॉक करते हैं? थोड़ा बहुत मैदे का मसला भी रहता है, थोड़ा बहुत। अच्छा, ठीक है। चलें। स्मोकिंग तो नहीं? जी, स्मोकिंग तो नहीं करते? तो थोड़ा बहुत सब कुछ करते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, 120/90 है, इसको आप ज़्यादा कहेंगे या ठीक है? क्या नहीं, ये ठीक है। नॉर्मली तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 90 से भी नीचे आ जाए, 80 के करीब आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कई दफ़ा अगर आप परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी आप में ज़्यादा है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो फिर उस पर से ये 90 तक चला जाता है और जब आप रिलैक्स होते हैं और उस वक्त ये ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। लेकिन इनका बाय एंड लॉज इनका ब्लड प्रेशर ठीक है। जो इनको करने की वाली ज़रूरत है करने वाली कि सिगरेट ये बंद कर दें मुकम्मल तौर पे, नमक का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। वर्जिश आधा घंटा रोज़ाना पैदल चलें, नींद अपनी 6 से 8 घंटे जो है वो पूरी करें और कोशिश ये करें कि खाने में जो है वो नमक कम हो और कोई ऐसी नमकीन चीज़ ना खाएं। कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ा सा भी नमक उनके खाने में ज़्यादा हो तो उनका जो है शूट कर जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ें करने वाली जिसे आपका ब्लड, और अपनी दवाई बाकायदे से खाते रहें। वो बात उन्होंने डॉक्टर साहब ने सही कही कि ये सारी उम्र आपको ये दवाई खानी पड़ेगी और जो दवाई आपको सूट कर जाए और जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे उस दवाई को आप जारी रखें। बिल्कुल। और जो एहतियात आपने बताई है ये इनकी अगर वालदा साहिबा भी कर लेंगी तो फिर दोनों का ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा। और ये हमारा मशवरा जो है इनकी पूरी फैमिली के लिए है और
वॉक वगैरह करने से और स्मोकिंग जिस तरह आपने कहा कि छोड़ने से ब्लड प्रेशर पर काफ़ी अच्छा असर होता है। इसी तरह बाज़ वक़्त हमें पता नहीं चलता कि खाने में थोड़ी सी भी अगर नमक की मिकदार ज़्यादा है, यानी अगर आपने बाहर जाके कोई खाना खा लिया है तो वो कहते हैं कि फ़ौरन से ये आपकी जो डायनामिक्स हैं बॉडी की वो इफ़ेक्ट होती हैं और आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। सर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ऑयल जो है अगर उसको अगर एक अच्छी चीज़ को भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या ज़्यादा फ्राई किया जाए तो वो नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन सर ये भी है ना कि हमारे मुल्क में एक बचत का भी बहुत कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं कि नहीं ये ऑयल जो है अब ये इसको रीयूज़ करना है। तो फिर जिस तरह कि हम बताते हैं कि आपने भी कहा कि अगर कम ही इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल तो फिर वो रीयूज़ वाला मसला ही नहीं होगा कि आप जो है चीज़ों को भी कोशिश कीजिए कि शैलो फ्राई कर लें। अगर कोई चीज़ बनानी भी है, जिस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनमें डीप फ्राइंग चाहिए होती है, तो मैं तो शैलो फ्राइंग करती हूँ उसको, बिल्कुल थोड़ा सा दिखा दिया कि टोटल पूरा कर दिया। ठीक है सर, हमने ऑयल की बात कर ली। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये भी क्लैरिफाई कर दें कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मार्जरीन पहले कहा जाता था कि दिल के मरीज़ों के लिए बेहतर है, फिर रिसर्च आई कि नहीं जी मार्जरीन इस्तेमाल नहीं करना, फिर बहुत सारे लोग जो है वो बटर पे शिफ्ट हो गए। सर सवाल दोबारा से मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पर कॉलर है उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ बाजी अमानत बोल रहे हैं ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ तो डॉक्टर साहब ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 6-700 ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾ ਨਾਖਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। अच्छा ठीक है, इस बारे में हाँ जी ठीक है। अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह से शुगर आपकी कंट्रोल्ड होगी अब कितनी है? बाजी शुगर होने से कंट्रोल होने रही है मेरी तकरीबन काफी देर तो अच्छी है। अच्छा ठीक है, हाँ चलें ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने जो है वो डॉक्टर साहब के मशवरे पे अमल किया और आपकी शुगर कंट्रोल्ड होगी। अब आपको लाइनें आ रही हैं, क्या ये आपके नवा नाखना ते पैरां दे विच हत्थां दे नाखना ते लैना बन गईयां ने काफी, ते नाले इंसुलिन भी सरकारी हॉस्पिटल चों नहीं मिल रही है इत्थों। अच्छा ठीक है, और आप ये सिर्फ पाँव के नाखूनों पर है या उंगलियों के नाखूनों पर भी है? उंगलियों के नाखूनों पे भी है, पाँव के नाखूनों पे भी है। अच्छा ठीक है, और तो कोई आपको पेशाब में कोई जलन या कहीं और खारिश या कोई और मसला तो नहीं हो रहा, गला खराब? बहुत बदबूदार पेशाब आंदा है। अच्छा मतलब बहुत ज्यादा स्मेल आ पेशाब आंदा है, इस तरह जिस तरह कोई चर्बी आ रही है अंदर। ठीक है, कोई झाग वगैरह भी होती है उस पर? हाँ जी, झाग वगैरह भी होती है उस पर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, कोई किडनी के टेस्ट करवाए हैं आपने? गुर्दों के टेस्ट करवाए हैं? नहीं नहीं वो नहीं कोई भी करवाया। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, इनको जो है लग रहा है कि हाँ इनको आई थिंक अपने ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत है। जी। नाखूनों का जो इनका इशू है वो अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं। फंगल इन्फेक्शन हाँ हो सकता है उसमें सर? कुछ वो भी हो सकती है, अपने अनीमिया वगैरह का भी ज़रा चेक कर लें, कैल्शियम का भी सिलसिला है। ये चीज़ें एक्चुअली जब तक देखें ना उस वक्त तो पता नहीं चलता। इनका बेसिकली तो इनका जो पेशाब वाला जो इशू बता रहे हैं वो आपने जैसे कहा कि गुर्दों का ये मसला हो सकता है। इनको अपने जो ब्लड टेस्ट है सारे करवाने चाहिए, जिसमें सीपी है, गुर्दे के टेस्ट हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट हैं। देन पेशाब में प्रोटीन का ज़रूर करवाना चाहिए, एल्ब्यूमिन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, क्योंकि जो अनकंट्रोल शुगर होती है लोगों की, ज़्यादा शुगर होती है और कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो प्रोटीन जो है गुर्दों में से लीक होनी शुरू हो जाती है और आपके ज़्यादातर प्रोटीन जो है वो ज़ाया हो जाती है आपकी यूरिन में। तो वो एक चीज़ है जो कि इंडिकेट करती है कि आपकी शुगर बहुत ख़राब कंट्रोल्ड है और आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। और फिर फाइनली वो स्टेज आती है कि गुर्दे फेल हो जाते हैं और फिर आपको डायलिसिस वगैरह पे या ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है। तो ये चाहिए कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनकी शुगर कंट्रोल रहे और 3 महीने के बाद अपना एल्ब्यूमिन यूरिया, यूरिन प्रोटीन्स वगैरह ये ज़रूर करवा लेनी चाहिए। या फिर अगर हो सके तो अपने शुगर वाले डॉक्टर के पास चले जाएं या नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी के फिजिशियन हैं उनके पास चले जाएं, ताकि ये वाली जो चीज़ें मॉनिटरिंग जो है वो आपकी हो। देखिए शुगर का जब मरीज़ होता है ना तो उसकी जो बीमारी है जो उसके जिस्म पे असर करती है, सर से लेके पाँव तक असर करती है। आपने ये देखना होता है, एक तो हर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आंखों वाले डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पीछे से नज़र ख़राब हो रही होती है, रेटिनोपैथी चल रही होती है, नए वेसल बन रहे होते हैं,
कई दफ़ा उसके अंदर ब्लीडिंग, आँख के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और आपकी अचानक नज़र चली जाती है। तो वो अगर टाइम पे चेक करवाते हैं और टाइम पे उसका इलाज होता रहे तो ये नज़र का जाना, उससे आप बच सकते हैं। इसी तरह जो आपका दिल का है उसको आपने देखना होता है कि दिल की नालियाँ बंद तो नहीं हो रही, दिल के पट्टे ख़राब तो नहीं हो रहे, कमज़ोर तो नहीं हो रहे, तो उसमें एको का टेस्ट है, देन कोलेस्ट्रॉल वगैरह के टेस्ट हैं वो करवा लें, और साल में एक दफ़ा स्ट्रेस टेस्ट या ETT जो है वो ज़रूर करवा लेनी चाहिए। और जहाँ आपको शक पड़े कि आप चलते हैं और सीने में दर्द होता है और ETT और किसी चीज़ पे नहीं आ रहा, तो फिर आप CT एंजियो या एंजियो जो है वो चीज़ें करवा सकते हैं। फिर आपके गुर्दे के टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। गुर्दे के जो टेस्ट हैं वो आपने करवाने हैं कि कहीं यूरिया ऊपर तो नहीं जा रहा, क्रेटिनिन ऊपर तो नहीं, ये गुर्दे के फेल होने को इंडिकेट करते हैं कि ये अगर है। एंड देन यूरिन में एक सिंपल टेस्ट है एल्ब्यूमिन यूरिया, वो आप स्टिक से भी कर सकते हैं, वहाँ उससे पता चले प्रोटीन यूरिया जो है कितना है, ताकि उसी हिसाब से आपकी शुगर का कंट्रोल को और टाइट किया जाए। और कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि जब आपकी शुगर है तो आपकी हीमोग्लोबिन A1C जो कि 3 महीने की शुगर कंट्रोल जो एवरेज बताती है वो 7 से कम होनी चाहिए। ठीक है जी, जिस तरह कि सर ने आपको बताया कि बहुत ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल जाएं और अपने सारे टेस्ट करवाएं। आपने अपनी नज़रें भी चेक करवानी है, दिल के टेस्ट भी आपके होने चाहिए, गुर्दों के टेस्ट भी आपके होने चाहिए, क्योंकि जब आपकी शुगर जो थी वो 700-800 पर थी जब आपने पहले कॉल किया था, तो इसका मतलब है कि इसने इंटरनली भी बहुत सारी चीज़ों को डैमेज किया होगा। तो हमें चेक करना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इस वजह से अफेक्टेड हैं। आपने कहा कि आपके नेल्स में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा कि का जो प्रोटीन है वो पेशाब में खारिज होना शुरू हो जाता है, तो उससे भी नेल्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। दूसरा, फंगल इन्फेक्शंस भी डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और फंगल इन्फेक्शन अगर एक नेल में हो और आपने वही नेल कटर दूसरे नेल्स पर इस्तेमाल किया है तो ये एक नेल से दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। तो आपको बहुत आपके लिए अहम है कि आप डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा लें। यहाँ पर दूसरे कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं कहाँ से? सालमा जी दुनियापुर से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे सर में बहुत दर्द रहता है और मेरे सर के जो बाल हैं वो सफेद हो रहे हैं। मेरी एज 17 साल है। अच्छा, कोई परेशानी वगैरह है आपको? नहीं, कोई परेशानी भी नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा, ठीक है। नजर चेक करवाई है आपने? नहीं करवाई चेक कभी। सही नजर आता है या धुंधला नजर आता है आपको? बस सही नजर आता है। अच्छा, कोई जुकाम वगैरह तो नहीं रहता आपको? जुकाम रहता है। जुकाम रहता है, ठीक है। और आपकी जो खुराक है वो ठीक है? खुराक में आप चीजें इस्तेमाल करती हैं, हेल्दी चीजें, फ्रूट, सब्जियां, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल? नहीं, हम देहात में रहते हैं, हम सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूध दही मक्खन सब्जियां यही खाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपने कहा परेशानी कोई नहीं है, कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके? बेस लाइन कोई खून के टेस्ट हुए? नहीं, कोई भी नहीं हुए। अच्छा, कोई सांस वगैरह तो नहीं फूलता? सांस फूल जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। एक ये बता दीजिएगा, रंगत आपकी जो है वो तो नहीं मुतासिर हो रही है, रंग वगैरह? नहीं, रंगत मेरी नहीं मुतासिर हो रही। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, एक तो ये हमारी कार्डियोलॉजी से और दिल की बीमारियों से अलग सवाल है। सही। और उसमें ये होता है कि अभी उम्र इन्होंने 17 साल बताई। जी, 17 हाँ, और साल। बाल वो कहते हैं कि मेरे ग्रे हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं। तो वो आई थिंक कुछ ना कुछ इन्हें अपने डॉक्टर साहब को चेक कराना चाहिए। हो सकता है कोई हार्मोनल एंडोक्राइनोलॉजी का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ और वजह हो, जिसमें से जब आप इनिशियल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि कोई और मसला चल रहा है, क्रोनिक कोई डिजीज़ चल रही है। डॉक्टर साहब के पास जाके एक दफ़ा चेक करवाना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए अपने, और वहाँ से इन चीज़ों का जो है वो ज़्यादा पता चलता है। देखिए, सर दर्द जो है, जो यंग ख़वातीन हैं या उनमें मिग्रेन वगैरह का ज़्यादा मसला होता है, एंग्जाइटी वाला कई दफ़ा शुरू होता है। जैसे आपने नज़र का पूछा कि कई दफ़ा नज़र कमज़ोर हो और आपको नज़र ठीक ना रहो, तो आपको, हाँ जी, उसमें सर दर्द वगैरह हो जाता है। और कई दफ़ा वैस्कुलर हेडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा। सर दर्द की कई वजह है, कई दफ़ा एंग्जाइटी है, परेशानी है, आपके घर में परेशानी है, आपकी बात नहीं सुनी जाती या उसको अहमियत नहीं दी जाती, हाँ। तो वो उसकी वजह से भी सर दर्द शुरू हो जाता है। तो हर सर दर्द तो हर चीज़ की अलामत है। तो इसलिए ये जो इनका बाल का ग्रे होना है यंग एज पे, ये ज़रा देख लें कि कोई ऐसा कोई नहीं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ना हो, कोई
एंडोक्राइनोलॉजी का कोई मसला ना हो, तो डॉक्टर को चेक करवाना, ताकि वो बाकी बेस लाइन जो उनके टेस्ट होंगे तो वो शायद हमें कहीं गाइड कर सकें यहाँ के, वो ऐसा कोई इशू तो नहीं है। ठीक है बेटा, आपने बेस लाइन टेस्ट जो हैं वो करवाने, एक दफ़ा आप डॉक्टर को दिखा लें, खून के टेस्ट हो जाए, हीमोग्लोबिन लेवल आपका चेक हो जाए, ठीक है, और मेक श्योर कर लेंगे सब कुछ ठीक है। तो बस आप अपनी खुराक ठीक रखें और हंसती मुस्कुराती रहें तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। तो सर हम बात कर रहे थे, आते हैं कि ये भी एक डिस्कशन है कि बटर बेहतर है या देसी घी बेहतर है, क्योंकि जिस तरह कि हमने कहा कि मार्जरीन अब लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन फिर उनको होता है कि क्या हम देसी घी बनाकर इस्तेमाल करें या हम बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, बटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि जो आजकल मिलावट का ज़माना है, तो उसमें जो बाज़ारी तेल हैं, बाज़ारी घी हैं, उससे बेहतर है आपके घर की कोई चीज़ बनी हो। जैसे देसी घी है, तेल घर का जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, यानी मशीन लगी हुई है आपके गांव में या आपकी ऐसी जगह भी जहाँ पे आप बीज ले जाएं और अपना तेल निकलवा लें, तो वो ज़्यादा खालिस है। लेकिन देसी घी और मक्खन का ये है कि अगर आपने इस्तेमाल करना ही है तो उसकी क्वांटिटी, उसकी मिकदार बड़ी कम होनी चाहिए। और मैं भी कहता हूँ कि घर की अगर हांडी बनानी है तो उसमें एक जो चावलों वाला चमचा, उससे ज़्यादा घी नहीं डालना चाहिए। ठीक है। यानी कि घी का है खालिस है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, आपकी सेहत के लिए ठीक है। बाकी जो तेल और घी हैं जो कि बाज़ार से मिलते हैं, उसमें काफ़ी हद तक कसावतें होती हैं और मिलावट होती है, वो आपकी जो है सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उसमें कुछ आपको आंतों का मसला हो सकता है, आपकी नालियों में जो है चर्बी जमा हो सकती है। लेकिन घर का जो घी बना हुआ, और तय ना आपकी फिजिकल एग्जर्शन ज़्यादा, वो जो होता है ना, वो चोपड़ी और वो आपको तरी तरी हर तरफ नज़र आ रही है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। देखिए, खालिस चीज़, घर की चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें, और वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। कोई भी कुदरती चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई मिलावट, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल एजेंट उसमें नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है सर, जिस तरह कि आपने कहा कि घर में जो चीज़ बनाई जाती है वो हमेशा जो है वो खालिस होती है और बड़ी अच्छी होती है। और मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ, हमारे नेबर ने कोई सब्ज़ी बना के भेजी एंड आई वाज इम्प्रेस्ड कि इतना अच्छा जायका। तो पता ये चला कि ये उन्होंने घर में ही वो सब्ज़ियाँ ग्रो की थी। तो अगर सब्जियों में इस कदर डिफरेंस आता है, उनके टेस्ट में डिफरेंस आता है, तो इसका मतलब है कि उसकी ग़िज़ाइयत में कितना फ़र्क आता होगा कि वो वाकई जो चीज़ आपने कहा कि घर में आपकी आंखों के सामने बनी है वो ऑर्गेनिक है, उसका आपकी जिस्म पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे, और आपको पता है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले हुए हैं, कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें शेल्फ पे पड़ी हुई होती हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछिएगा? मैं तारिक महमूद बोल रहा हूँ जलालपुर से। जी, सवाल पूछे। मैडम, मेरा शुगर थी पहले आज से तकरीबन 1 साल पहले 260/50। अच्छा, 260/50। ठीक है जी। जी, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें, हमसे बात करें डायरेक्टली। जी जी। तो अब मैं जब दवाई अब मैंने छोड़ दी है तो मेरी शुगर आ रही है। अच्छा, ठीक है। दवाई क्यों छोड़ दिया? आपकी तो शुगर ऑलरेडी हाई थी, तो आपने क्यों छोड़ दी है? 140/50। अच्छा, आपकी ना पीछे से शोर भी बहुत आ रहा है, सवाल की भी हमें समझ नहीं आ रही। अब 120/25 आती है। अच्छा, ठीक है, 120/25 आती है इनकी शुगर, और कह रहे हैं कि दवाई छोड़ दी है। HbA1c करवाया? HbA1c करवाया आपने? 3 महीने का टेस्ट, जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है। भाई, आप हमसे डायरेक्टली बात करें, टीवी को बंद कर दें। अब आपका सवाल क्या है? करवाया है, उसकी रिपोर्ट आई है 220। अच्छा, ठीक है, तो अभी पूछना क्या चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी शुगर को? मैं दवाई छोड़ दूं या जारी रखूं? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी सर, शुगर हाई है, दवाई छोड़ दूं या जारी रखूं? हाँ, अभी 220 रहती है, तो नहीं, दवाई इन्हें जारी रखनी चाहिए। इनकी शुगर जो है वो सुबह वाली 110/20 से ऊपर ना जाए बगैर खाए पिए, और शाम वाली शुगर यानी खाने से पहले 160 से ऊपर ना जाए। और जो 3 महीने वाला जो टेस्ट है, जिसे हम हीमोग्लोबिन A1c कहते हैं,
वो 7 से नीचे रहनी चाहिए। और ये अभी भी इनकी शुगर ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई, ये कह रहे थे 220-50। हाँ। वो 50 क्या था? हाँ, आई डोंट नो, उन्हें अच्छा। खुद नहीं पता था वो क्या हाँ। कर रहे, उन्हें पूछना क्या चाहते थे वे ये भी हाँ। उन्हें नहीं पता था। जी। आई थिंक जो नाजरीन से ये है कि आप एक तो दिल से मुतल्लक सवाल करें, शुगर से मुतल्लक सवाल करें, जो आपकी तकलीफ़ है उसका पहले सोच लें मैंने पूछना क्या है इसमें, और अपने सामने कागज़ रखें, नुस्खा आपका सामने हो, टेस्ट आपके सामने हो, जो आपको तकलीफ़ है उसकी एक तरतीब बना लें और उस तरतीब के हिसाब से आप पूछें और हम उस तरतीब के हिसाब से आपका एक अच्छे बेहतर तरीके से आपको जवाब दे सकेंगे और एक बेहतर मशवरा दे सकेंगे। बिल्कुल, अगर कागज़ पे लिखा होता है तो बोलते वक्त भी आसानी हो जाती है, आपका कोई पॉइंट मिस भी नहीं होता है और हम भी आपको सही तरीके से गाइड कर सकेंगे। अगर आपकी दवाइयाँ आपको पता होगा, आपकी रिपोर्ट्स आपके सामने होंगी। और देखिए, मैंने भी कागज़ रखे हुए होते हैं क्योंकि इससे एक आपको जो है हमेशा सपोर्ट मिलती है कि अगर कोई पॉइंट आपसे मिस भी हो रहा है तो आपके जो कागज़ पे लिखा हुआ है वो आपको याद दिला देता है। तो सर ये बताइएगा कि हम तो मशवरे देते रहते हैं और लोगों को हमारी कोशिश है कि एजुकेट किया जाए अपने प्रोग्राम के ज़रिए, लेकिन क्या कोई ऐसी वेबसाइट भी है जो दिल के मरीज़ों के लिए बनाई गई है या शुगर के मरीज़ों के लिए बनाई गई है कि जिस पर वो जाकर यूज़फुल जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात हासिल कर सकें? जी, हमारी पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी की एक वेबसाइट है और वो PCS अच्छा। www.pcs.com वो वाली जो है उस पर ये सारे मशवरे प्रिवेंशन वाले वे सारे दिए होते हैं। वहाँ पे उस साइट को खोलें तो वहाँ पे खुराक के मतलब, परहेज़ के मतलब, दिल के इलाज के मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो उस पर जो है वो टॉपिक्स पे वहाँ पे एजुकेशनल मटेरियल पड़ा हुआ होता है, उसे आप ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है हाइपरटेंशन, पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग, अच्छा। जो ब्लड प्रेशर के हैं, वो PHL, वो आप उस पे साइट पे चले जाएं तो वहाँ से आपको जो ब्लड प्रेशर से जो रिलेटेड इश्यूज है वो चले जाते हैं। इसी तरह डायबिटीज़ की पाकिस्तान की डायबिटिक एसोसिएशन वाली एक साइट है, उस पे चले जाएं तो वहाँ से आपको ये मशवरे सारे मिल सकते हैं। सही। क्योंकि सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पर इतना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन यूजुअली देखा यही गया है कि वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको वो छोड़कर बहुत सारी ऐसी वीडियोस वॉच कर रहे होते हैं जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो अगर ये वाले मसाइल हैं जी, वो उसमें बहुत सारी प्रोफेशनल जो है वो वीडियोस नहीं होती हैं, यूट्यूब पे वो प्रोफेशनल नहीं होते। जो एक प्रोफेशनल एक डॉक्टर की तरफ से आती है वो तो चले ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने हेयर से पे और टोटकों के हिसाब से किया होता है, वो उस पर इंफॉर्मेशन पब्लिक को बड़ी गलत चली जाती है और कई दफ़ा उसी को वो फॉलो करते हैं और वो जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। बिल्कुल। तो जिस तरह के हम मशवरे देते रहते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा जो आपने वेबसाइट्स कहीं इन पर भी आप जा सकते हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है। सर, जो लोग पेशाब आवर दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसम में से पानी निकल रहा होता है, तो इनको हमने कहा कि आप अपनी दवाइयाँ रमज़ान में एडजस्ट कर लें क्योंकि थोड़े से पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो अब जब रमज़ान के बाद ये लोग एंटर करेंगे एक नॉर्मल फेज़ में, तो क्या एक दफ़ा दोबारा डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? क्योंकि ये जो पेशाब आवर दवाइयाँ हैं या आपके पूरे जिस्म को इम्पैक्ट कर रही होती हैं, पानी निकाल रही होती हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक आपकी जितनी भी मेडिसिन अगर आपको रमज़ान के दौरान डॉक्टर साहब के पास जाके अपनी नुस्खा एडजस्ट करवाया था, अब दोबारा जाके उसको देखना पड़ेगा कि आप क्या कुछ दवाइयाँ कम करनी है, कुछ ज़्यादा करनी है, शायद कुछ को ज़्यादा करने की ज़रूरत हो। और ये जैसे आप देखें वो ये जो पेशाब आवर गोलियाँ ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्हें या तो ब्लड प्रेशर हो या दिल फेल हो, हाँ। या वैल्वुलर बीमारी हो जिसमें रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है, और उसमें उन्हें जो लंग्स में पानी इकट्ठा होता है उसे निकालने के लिए पेशाब आवर गोलियाँ इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। वो उनको अपनी डोज एडजस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। रमज़ान में उसकी कम हो जाती है, रमज़ान के बाद जो है उसकी डोज फिर वापस जो नॉर्मल पहले ले रहे थे रमज़ान से पहले उसी डोज पे वापस चली जाती है। लेकिन मेडिसिन जो है वो एडजस्ट कराने की ज़रूरत होती है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो मेरे पास मरीज़ आए हैं जो कि दिल के मरीज़ थे, शुगर के मरीज़ थे, ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, बाय एंड लार्ज उनकी सारी चीज़ें रमज़ान में कंट्रोल रही हैं। अच्छा, और माशाल्लाह। ये रमज़ान जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। और एक तो आपको गैर ज़रूरी खाना नहीं होता, एक आपका जो पानी की भी कमी होती है, कम नमक का अगर उन्होंने एहतियात की हुई अफ्तारी पे नमक का कम इस्तेमाल किया हो तो उसका भी बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। और बहुत सारे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं था उनका रमज़ान में ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया और शुगर भी इसी तरह कंट्रोल हो गई। जो गैर ज़रूरी दिन के वक्त आप चीज़ें खाते रहते हो और आपके ब्लड शुगर लेवल ऊपर चला जाता है, वो नहीं होता। सही। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? बरार बुखारी बात कर रहा हूँ जी, भावलपुर। सवाल पूछिएगा। भावलपुर से बात कर रहा हूँ, बरार बुखारी। जी जी, आवाज़ आ रही है, सवाल पूछे।
सवाल ये कि मैं 2017 में मुझे अटैक हुआ था, वो मुझे स्टेंट भी नहीं डला हुआ। अच्छा। फिर मैंने 2 दफा एंजियोग्राफी भी कराई हुई है। तो बस वो मैं अभी वेट भी लूज किया है अपना, लेकिन मैं प्रॉपर एहतियात नहीं कर रहा अच्छा। और दवाएं भी यूज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसे बताएं कोई टेस्ट हर 6 महीने बाद या साल बाद मुझे ऐसे कौन से टेस्ट कराने चाहिए ताकि मुझे अपनी ये पता चलता रहे हार्ट। अच्छा ठीक आपने है, एंजियोग्राफी आप नहीं ये करवाई? बताइए कि एंजियोग्राफी जो हुई थी उसमें रिपोर्ट में क्या आया था? वो एक कटआउट था, वो रुका हुआ था, वो एक आया था। फिर बाद में मैंने वो डॉक्टर साहब से रिज्यू किया, फिर दोबारा भी उन्होंने 2 साल अभी 1.5 साल पहले किया दोबारा। अच्छा। वो कह रहे थे अब स्टंट डालते हैं, डलवाना चाहिए था, नहीं था, लेकिन अब कहते हो टाइम गुजर गया है, ऐसे वो सोच रहे थे। मुझे कोई उन्होंने बराबर बताया नहीं उन्होंने ठीक है, मुझे। एज क्या है आपकी? मेरी है जी 47 है। अच्छा ठीक है, देखिए आपको मसला भी हो चुका है, आपके टेस्ट भी सही नहीं आ रहे, तो दवाई आप क्यों रेगुलर नहीं है? मतलब आप ये तो पूछ रहे हैं कि टेस्ट कौन से करवाने चाहिए, लेकिन अगर आप टेस्ट करवाते रहेंगे और दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं दवाएं होगा। मैं यानी कि यूज करता हूँ, लेकिन मैं कभी 2 दिन 3 दिन मिस कर जाता हूँ, फिर ऐसे ऑफिस में ठीक वो है, काम अभी कोई अलामात तो नहीं आ रही, कोई दिल में दर्द, सांस फूलना, इस तरह की, चलने पे दर्द आना या? हाँ बस मैं कुछ एक्सरसाइज, मैंने वेट काफी लूज था, मैंने 10 kg लूज चलें, किया ये है। तो अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, तो मेरा पहले खाने शाने में ज्यादा एहतियात नहीं करता ज्यादा, लेकिन अब कम किया हुआ है। सही लेकिन है। मुझे कोई ऐसे सजेस्ट चाहिए कि ना मैं टेस्ट कौन कौन से करवा लें? ठीक है, ये आपको बताते हैं। ये बताइएगा, आप वॉक वगैरह करते हैं, स्मोकिंग तो नहीं करते? नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं वॉक करता हूँ। वॉक शुगर वगैरह तो ठीक में है। वॉक शुगर हो तो जाए। नहीं है साथ आपको? शुगर कोई नहीं हो ब्लड जाता। प्रेशर का मसला? नहीं, मुझे शुगर नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर महसूस होता है, उसका है। मुझे शायद अटैक भी इसी ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ अच्छा, था। लेकिन इतना आपको महसूस proper- होता है? आपने चेक करवाया है, लिखवाया है कि कितना होता है ब्लड प्रेशर आपका? जी, वो डॉक्टर साहब ने मुझे उसकी टैबलेट्स दी हुई है। वो ऐसे मुझे सर में साथ शदीद तनाव होता है, तो फिर आप खा लेते हैं, ज्यादा- वैसे नहीं खाते? जी जी। अच्छा। नहीं, वो प्रॉपर जो डॉक्टर साहब ने दी है वो तो मैं ले रहा हूँ। आखिरी दफा आपने डॉक्टर को कब दिखाया था? यही मैंने 2-3 महीने पहले दिखाया था, लेकिन उससे पहले 5-6 महीने, साल 6 महीने, 1 महीने यानी एंजियोग्राफी मेरी दोबारा हुई थी। और वो डॉक्टर साहब मुझे ये नहीं कह सके कि स्टंट डालना चाहिए, कहते अब टाइम खत्म हो गया, अब स्टंट तो नहीं डलेगा, ऐसे बातें कर रहे थे। मुझे अच्छा परेशानी ठीक है, होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। देखें, एक तो इनकी उम्र बड़ी थोड़ी है, यंग पेशेंट है। इनको जो भी था, एंजियोग्राफी हुई थी, जो प्रोसीजर होना था प्रोसीजर, अगर स्टेंट नहीं डाल सकता तो क्या बाईपास की ज़रूरत थी? तो बाईपास है तो वो होना चाहिए था। और अगर स्टेंट डल सकता अभी तो डलना चाहिए। इन्हें चाहिए कि या तो वहाँ पे भावलपुर में, ये भावलपुर का बता रहे थे, वहाँ से बोल रहे हैं, या तो भावलपुर में दिखाएं या फिर मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आके किसी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को, जो प्रोफेसर है, उनको आके दिखाएं, ताकि इनका सही मसला पता चल सके कि अगर तो इनका कोई इलाज होने वाला जिसमें स्टेंट डल सकता है तो वो स्टेंट डाला जाए, और अगर स्टेंट नहीं डाल सकता तो जो दूसरा इलाज है जैसे बाईपास है वो हुआ जाए। अगर बाईपास की कोई वजह है कि वो भी नहीं हो सकता तो फिर दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से एक नुस्खा लिखा जाए, उस पर ही अमल करें। इन्हें अपनी बीमारी को सीरियसली लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये थोड़े से ढीले और लापरवाह किस्म के मरीज़ हैं। इनको जब तक इनका हल ना, इनके बीमारी का हल ना हो जाए, उनके मसले का हल ना पता चल जाए, इन्हें आराम से नहीं बैठना चाहिए। एक तो इनका जो सवाल था कि कितने में अरसे के बाद टेस्ट करवाने चाहिए, हर 3 महीने के बाद टेस्ट होने चाहिए, और दवाइयों में कोई एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। हाँ। ये दवाई आपने अगर बताई है कि सुबह दोपहर शाम, तो सुबह दोपहर शाम ही लेनी है, सुबह शाम लेनी है तो सुबह शाम लेनी अच्छा, है। ब्लड प्रेशर और आप की- खाना भूल जाएं, दवाई ना भूलें, तो आपकी जो बीमारी है वो कंट्रोल में ब्लड रहती है। प्रेशर की दवाई भी तब लेते हैं जब सर में दर्द आता है और इनको महसूस होता है कि ब्लड प्रेशर, तो ये भी देखिए, कितना ब्लड नुकसानदेह प्रेशर जो है ना, वो तो ऐसी, उसे हम खामोश कातिल कहते हैं। इसके सिम्टम कोई नहीं होते, साइलेंट किलर है, और ये तो आप चेक करवाते हैं तब पता चलता है। सर दर्द किसी वजह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो आपको सर दर्द हो। तो वो आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं, अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं, नोट कर लें। और दूसरा जो है, अपने टेस्ट हर 3 महीने के बाद, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है, गुर्दों का टेस्ट है, यूरिक एसिड का टेस्ट है, ये टेस्ट जरूर करवा लिया करें। उसमें कोई ख़राबी है तो वो दवाइयाँ साथ हो जाएं तो बीमारी आपकी कंट्रोल में रहती है। इन्हें चाहिए कि ये अभी से किसी सीनियर डॉक्टर को, भावलपुर में नहीं कोई ऐसा, जो अगर उन्होंने कुछ और इलाज बताया जो कि और नहीं करे, तो एक दूसरी ओपिनियन के लिए ये मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ
कार्डियोलॉजी में जो दिल का अदारा है मुल्तान में, बड़ा वहाँ पे अच्छा चले जाओ और अस्पताल है। किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाएं और उनसे पूछें जी कि क्या दवाइयों के अलावा भी मेरा कोई हल है, क्या स्टेंट डल सकता है या बाईपास हो सकता है कि नहीं। सर इन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि अब आपका मसला वहाँ से निकल गया है जहाँ पे स्टेंट डल सकता था, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा ख़राब हो गया है। ये समझ नहीं आई कि क्योंकि ये नहीं, कई चीज़ें दफ़ा होता इतनी ही है कि सीरियसली कई नहीं दफ़ा ले रहे। होता ही है कि आप बेहतर हो गया। हाँ, शुरू में एंजियोग्राफी आपने करवाई तो आपकी नाली में ऐसी जगह थी जहाँ पे हम तार डाल के बैलून डाल के स्टेंट डाल सकते थे, अब वो नाली 100% बंद हो गई, अब उसको हम स्टेंट नहीं डाल सकते या स्टेंट पॉसिबल नहीं है। तो उसका दूसरा तरीका इलाज जो है वो बाईपास होता है कि बाईपास करवा ले या फिर इनकी नाली ऐसी जगह से बंद थी जहाँ पे ना बाईपास हो सकता है ना स्टेंट डाल सकता अच्छा। है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेकंड ओपिनियन, जब आपको कोई कह दे ना डॉक्टर कि नहीं जी आपका कुछ नहीं हो सकता, आपके स्टेंट भी नहीं डाल सकते, बाईपास भी नहीं हो सकता, दवाइयों पे हो जाएगा, दवाई करे, तो एक सेकंड ओपिनियन जरूर ले। हाँ। हो सकता है कि दूसरा जो स्पेशलिस्ट के पास जाए वो कोई ना कोई उसका हल निकाल ले बिल्कुल। और वो हल आपके लिए जो सेहत के लिए और आपकी जिंदगी के लिए वो बेहतर हो। तो इसलिए आराम से बैठ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये उम्र ऐसी है, इसमें से दिल डैमेज होता चला जाएगा, हार्ट अटैक होके वो कमज़ोर होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और फिर आखिर में जाके बिल्कुल वाकई लाइलाज हो जाएगा। तो ये उम्र है जिसमें आप इसके पीछे लगे, और अगर इसका कोई इलाज मुमकिन है तो वो करवा लेना चाहिए। बिल्कुल, इनको अपनी बीमारी को सीरियसली लेना होगा जी हाँ। ताकि जो है वो इनकी चीज़ें चेक हो सकें और उस लिहाज से ही इनका इलाज हो सके। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बीबी रशीदादा मारस कर रहा हूँ स्वाद से। जी, सवाल पूछिए। ये मेरा ऑपरेशन हुआ था 2020 में, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना उसका वक्त जो ऑपरेशन जो हुआ है उसके लिए मैं दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ बीबी। ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था? बाईपास। दिल का ऑपरेशन हुआ दिल था। का, ठीक है। लोप्लेट प्लस हम्म और लोकाल, हम्म ये मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। साथ साथ में मेरा शुगर भी है। अच्छा। शुगर के लिए डॉक्टर साहब ने लिखा, ये मेरा ऑपरेशन लाहौर डॉक्टर अस्पताल में किया था खालिद साहब ने। अच्छा। हाँ, इस वक्त जो है जी मेरा शुगर भी ज्यादा नहीं है, उसके लिए शुगर के लिए मैं MXR 25,000 इस्तेमाल कर रहा हूँ और साथ में इंसुलिन लेंटस इस्तेमाल कर ठीक रहा है, तो अभी सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? हूँ। सवाल ये है कि दवाई कम करना है या बढ़ाना है। दिल की अच्छा। तकलीफ तो ज्यादा नहीं, लेकिन शुगर कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, ठीक है। और एज मेरा जो है ना 72 ईयर्स है दीदी। अच्छा, ठीक है। तो कोई दर्द वगैरह तो नहीं आ रहा, अलामात तो नहीं आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह कोई दर्द नहीं है। ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं, खाने में एहतियात कर रहे हैं? जी अच्छा। बिल्कुल कर रहा हूँ सर, ये घी वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाजार का चलते तेल हैं। इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं, पैदल चलते हैं? बिल्कुल 2-3 किलोमीटर डेली सुबह मैंने वॉक करता हूँ और दिन को भी आराम से नहीं बैठता हूँ। अच्छा, ये तो कभी बड़ी अच्छी अंदर बात है। कभी बाहर कभी हुजरे में। ठीक है। नस्वार पूरे तो दिन नहीं इस्तेमाल रनिंग। करते। जी, नस्वार या सिगरेट। नस्वार तो नहीं इस्तेमाल करते या नहीं सिगरेट? नहीं नहीं, कोई नशा नहीं करे। बचपन में जो है ना आज से 10-15 साल पहले सिगरेट पी रहा था, बाकी किसी किस्म अच्छा। के नशा नहीं किया है। ठीक जी, है। ठीक ठीक है। खानदान में किसी को दिल का मसला तो नहीं है, ये बता दीजिए। बिल्कुल साहब, वालिद साहब को था। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं। जी जी, आई थिंक बड़ा अच्छा सवाल था इनका। एक तो ये है कि अगर तो उनकी शुगर कंट्रोल है तो जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं यही इस्तेमाल करें। जैसे हमने कहा कि आपकी शुगर फास्टिंग जो है 110 110 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 120 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। शाम वाली खाने से पहले 160 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और 3 महीने की जो शुगर है HbA1c वो 7 से नीचे होनी चाहिए। इनमें दवाइयों में जो उन्होंने बताया उसमें एक लो प्लेट प्लस ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लो प्लेट प्लस जो जिनका बाईपास होता है तो कोशिश होती है कि पहला साल तो वो लो प्लेट प्लस करे। इसमें 2 खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती ठीक है। है। जब साल गुजर जाए तो उसके बाद सिर्फ एस्प्रिन या लॉपरिन पे आ जाए, अच्छा। यानी एस्प्रिन 75 मिलीग्राम, ताकि ये 2 होती हैं। कई दफ़ा होता है कि आपको एक्सीडेंट होता है या कई दफ़ा आपको कोई चोट लग जाती है तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, और किसी और जगह भी अब ऑपरेशन करवाना पड़ता है तो फिर उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। तो जो एस्प्रिन है वो किसी ऑपरेशन के दौरान भी आप एस्प्रिन खाते रहे तो उसका कोई ऐसा सच नुकसान नहीं होता, आराम से आपका ऑपरेशन हो सकता है। इन्हें चाहिए कि लो प्लेट प्लस की बजाय आप लॉपरिन 75 या एस्प्रिन 75 किसी भी फार्म में एस्कॉर्ट के नाम से आती है, लॉपरिन के नाम से आती है, वो अफसलेट, बाकी दवाइयाँ ये जारी रखें। बाकी जारी रखें। यहाँ पर दूसरे कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं अनम रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी, नाम बताइएगा, सवाल पूछिएगा। जी मेरा नाम अनम है। मैंने पूछना था, मुझे बहुत इरेगुलर हार्ट बीट होती है और रिदम जो है ना मेरा ख़राब होता है हार्ट का ना। अच्छा।
जैसे कोई भी मैं पैनिक कर जाऊँ या कुछ हो जाऊँ ना, तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। ठीक है। अब टाइम जी जी जी। और अब कुछ टाइम के साथ ऐसा होने लग गया कि मेरी हार्ट बीट जो है ना वो मैं स्किप फील करती हूँ कि जैसे अच्छा। बीट जो है ना स्किप होती है बीच ठीक में है। ना। अनम ये बताइएगा एज क्या है आपकी? जी मेरी 35 है। अच्छा। कोई आप आजकल एंजाइटी वगैरह तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, नींद पूरी कर रही हैं, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल तो नहीं ज़्यादा कर रही? एंजाइटी वगैरह का कुछ थोड़ा सा ऐसा है मुझे इशू ना, फैमिली में कुछ इस तरह का होते रहते हैं, ऊपर नीचे हाथ साथ ऐसे हुए हैं ना, तो उसके बाद मुझे ये होने लग गया। अच्छा ठीक मेरी है। मदर की डेथ के बाद ना मुझे बहुत ज्यादा ये होने लग गया। सही है, ठीक है। और कोई आपके बेसलाइन टेस्ट हुए हैं, जिस तरह के खून का टेस्ट या थायराइड के टेस्ट? थायराइड का मेरा हुआ था तो माइनर से बिल्कुल हाइपर एक्टिव थायराइड मेरा आया था, लेकिन वो ठीक है। फिर ठीक हो गया था। अब मैं आपको बताऊं, जब खास तौर पे मेरे थोड़ा सा जैसे मंथ में कुछ वो जो डेज आते हैं ना स्पेशल, उससे पहले मुझे खास तौर पे बहुत Anxiety जो है ना होती है। अपनी खराब फील होती है। ठीक है। और ठीक है। क्या कहते हैं, जैसे सुबह जल्दी अगर उठ जाऊं, बहुत ज्यादा नींद ना पूरी हो, तो तब बहुत ज्यादा ये मसला होता अच्छा, है। कोई वॉक वगैरह करती हैं आप? वॉक वगैरह मैं करती हूँ, कुछ एक्सरसाइज में करती हूँ, लेकिन ये नहीं मैं कहूँगी कि मैं मतलब बहुत रेगुलर करती हूँ, बस यही घर के काम या बच्चों को जैसे स्कूल वगैरह छोड़ना। अच्छा, किसी ECG डॉक्टर को? जी। हाँ, ECG एको हुआ था। ECG एको हुआ है, किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? जी मेरी ईसीजी हुई थी मेरी 2 साल पहले, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन का थोड़ा सा इशू बताया था, लेकिन फिर जब दोबारा हुई है तो वो बिल्कुल करेक्ट आती नहीं है। अच्छा ठीक है। ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको साथ? बीपी मुझे नहीं होता। अच्छा। लेकिन जैसे अगर एको कभी हुआ मुझे था, कोई पैनिक echocardiogram। अटैक हो तो मुझे फील होता है कि जैसे मेरा ना बीपी हाई हुआ है, उस टाइम मैं चेक करती हूँ तो वो थोड़ी सी देर हाई होता है और फिर कितना होता है? वरना बिल्कुल ठीक रहता है। अच्छा। ऐसे होता है जैसे 150 हो जाता है और नीचे वाला 90 हो ठीक जाता है। एको वगैरह हुआ है कोई आपका? है। एको मेरा हुआ था, तो उन दिनों मुझे बिल्कुल ये पल्पिटेशन फील नहीं हो रही थी। जिस टाइम मेरा हुआ था तो वो बिल्कुल करेक्ट आया था। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जैसे मेरा ये हो रहा हो, मुझे अटैक सा तब हो, तो आई फील कि मुझे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेरा हार्ट जो है ना बीट स्किप करता है। अच्छा ठीक है। अभी रिसेंटली किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं मैंने अभी रिसेंटली नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने जिन भी डॉक्टर्स को दिखाया वो कहते हैं आपकी एज इतनी नहीं है, आप रिलैक्स ना करें, आप स्ट्रेस ना लिया करें, तो ये रिदम का कोई इलाज ही नहीं है कि हम इसका कुछ कराएं। ठीक है, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है ना आपका, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बस ये बता दीजिएगा, खानदान में किसी को दिल का मसला है? खानदान में मेरे अब्बू का बीपी हाई होता था, लेकिन कभी मेरे चिच्चा ताए किसी को ऐसे हमारी फैमिली में नहीं हुई किसी की सडन हार्ट अटैक से डेथ हुई हो, ऐसे नहीं है हमारे किसी ठीक का। है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, 35 इनकी एज है, इनको पैल्पिटेशंस होती हैं, स्किप्ड बीट्स भी हैं, और एको इनकी ठीक आई थी। एट्रियल फिब्रिलेशन का इनको कहा गया था ईसीजी पर कि पहले आई थी, लेकिन अब डॉक्टर्स कहते हैं कि आप रिलैक्स रहें तो मसला हल हो जाएगा। जी हाँ, आई थिंक ये इस पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन होती है कि कभी कभार एपिसोडिक फॉर्म में जो है वो हो जाती है, और ये इस पे नज़र रखनी पड़ती है। ये कई दफ़ा डेंजरस होती है कि कई दफ़ा इसमें क्लॉट्स बनते हैं हार्ट के अंदर, और फिर जाके स्ट्रोक वगैरह, हाँ, ब्रेन में जाके स्ट्रोक कर सकते हैं। तो इसमें जब भी इन्हें मसला हो और ये इस तरह की जो है वो हार्ट बीट एबनॉर्मल महसूस हो, तो वो इन्हें आप फ़ौरन जाके ECG करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर अगर एट्रियल फिब्रिलेशन आ रही है तो फिर उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होता है। और एक सिंगल आपको एक एपिसोड आया और उसके बाद नहीं आया, फिर तो अच्छी बात है, लोन एट्रियल फिब्रिलेशन से कह सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती है, जिसमें थायराइड का भी अमल दखल है, जिसमें हार्ट का भी अमल दखल है, कई दफ़ा वेलुलर लियर रोमैटिक हार्ट डिजीज़ होती है, कई दफ़ा पैदाइशी हार्ट की डिजीज़ उससे होती है, और कई दफ़ा वैसे ही जो है रिदम वाले जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें आए थे। लेकिन जो इनका मेन इनका जो ट्रिगरिंग फैक्टर है वो मदर की डेथ उन्होंने बताई है, स्ट्रेस एंगजाइटी वो वाली चीज़ है वो रहती है। और आई होप कि किसी डॉक्टर ने इन्हें बीटा ब्लॉकर्स पे डाला हो, कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़ हो, कॉनकर होगी, मेप्रेसर होगी, टनामन होगी, नैपिक्स, इस तरह की जो दवाइयाँ वो डाला, तो वो एटलीस्ट वो जो आपकी एपिसोडिक होती है उसको भी कंट्रोल करके रखती है। लेकिन इसको सीरियस, जब एक एट्रियल फिब्रिलेशन का आपको एपिसोड हुआ है तो आगे सीरियस इसको लेना चाहिए और लाइटली नहीं लेना चाहिए। और ये नहीं चाहिए कि 2 साल पहले वाली बात करें, अभी ये वाला सिलसिला कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई, उसमें ऐसी दवाई होनी चाहिए, बीटा ब्लॉकर्स ऐसी होनी चाहिए जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करे और दिल की जो धड़कन है उसको भी कंट्रोल करे, और हर 3 महीने बाद इन्हें अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए।
सही। जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया अनम कि जो आपका मसला है इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, आपके अभी सारे टेस्ट हों, ठीक है, आपके थायराइड के टेस्ट भी होने चाहिए, आपके दिल के टेस्ट भी होने चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि आपको एंग्जाइटी होती है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग भी होती है, तो उसके लिए यही है कि आपने जो है वो थोड़ा सा वॉक करनी है, अपने स्ट्रेस को कम करना है, ठीक है। दूसरा, टेस्ट वगैरह आप करवा लें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, वन लाइनर मैसेज दे दें, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। जी बिल्कुल, दवाइयाँ अपनी बाकायदगी से खाएं, खुराक में परहेज़ करें, रोज़ाना आधा घंटा वॉक करें, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें और गैर ज़रूरी जो आपकी परेशानी है उनसे दूर रहें और सिगरेट नोशी ना करें। हाँ, बड़ा अच्छा मैसेज था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज यही है कि चलते फिरते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई इशू है तो उसके मतलब बात कीजिए, डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। हेल्प लेने से बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।